इक्विटी मार्केट में काफ़ी उठापटक चल रही है और निवेशकों के मन में भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो जो सवाल आप पोस्ट करते हैं मेरे वीडियोस पे, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सवालों के उत्तर या तो वहीं पर कमेंट करके या फिर वीडियो बनाकर दे सकूं। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ और सवाल लिए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है ए.के. जायसवाल ने। ए.के. जायसवाल का सवाल एक्सिस म्यूचुअल फंड को लेकर है, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड में ये डाउट है कि वहां पर फ्रंट रनिंग हुई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक बार इसकी रिपोर्ट बाहर आएगी उसके बाद ही इस पर कमेंट करना सही होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि यहां पर आपको रिडेम्पशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिन फंड मैनेजर्स पर शक था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नए फंड मैनेजर्स ने जिम्मेदारी संभाल ली है, तो अब यहां पर रिडेम्पशन करने की बजाय वेट करना बेहतर होगा। और वैसे भी एक बार इस रिपोर्ट का इंतजार जरूर करना चाहिए, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा आप आगे उस बारे में सोच सकते हैं। तो मेरी राय तो यही है कि आप यहां पर बने रहिए। और दूसरा सवाल यह है जायसवाल जी का कि लार्ज एंड मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में से क्या बेहतर रहेगा। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड में सेबी की गाइडलाइन ये है कि मिनिमम 70% लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा और बाकी का 30% जो है वो किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहां भी स्कोप है कि स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यदि फंड मैनेजर को यह लगता है कि समय के अनुसार स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अदरवाइज लार्ज एंड मिड कैप शेयर्स में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। और जहां तक फ्लेक्सी कैप फंड का सवाल है, यहां पर सेबी की गाइडलाइन है कि मिनिमम 65% ऑफ टोटल असेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाना है। लेकिन यहां पर कितना परसेंट टोटल एसेट का किस तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्ट होगा, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी वक्त पर आप देखें कि यहां पर 50% एलोकेशन सिर्फ लार्ज कैप में है, या फिर आप देख सकते हैं कि ज्यादा एलोकेशन मिड कैप में है। हालांकि इस वक्त पर आप अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स को देखेंगे तो एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप में है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में काफी हद तक ये क्लियर है कि आपका जो एलोकेशन है वो लार्ज एंड मिड कैप में काफी हद तक बना रहेगा। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके फंड में एटलीस्ट 35% लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट हर वक्त पर रहे, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। यानी कि रिस्क के हिसाब से हम बात करें कि ऐसा नहीं होगा किसी भी वक्त में लार्ज एंड मिड कैप में कि आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हो जाए। एक्सपोजर हो सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, जबकि फ्लेक्सी कैप में चांसेस हैं कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ऐसे निवेशक जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ज्यादा एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप में चाहते हैं, उनके लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड बेहतर है। और वहीं जो निवेशक ये चाहते हैं कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहे फंड मैनेजर के हाथ में, ऐसे फंड में यदि निवेश करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड की चॉइस आपके पास अवेलेबल है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है आशीष बंसल ने। आशीष का सवाल यह है कि जो तीनों फंड आपने बताए हैं, ये तीनों फंड जो जिक्र कर रहे हैं वो हैं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो आशीष जी का सवाल यह है कि इन तीनों फंड की NAV काफी ज्यादा है, तो ऐसे में जब करेक्शन हुआ है तो क्या इन फंड्स में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर SIP के जरिए निवेश करना चाहिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि फंड की NAV कुछ भी हो, वो चाहे 10 रुपए हो या 100 रुपए हो, इस बात से आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपका जो डिसीजन है वो इस बात से चेंज नहीं होता है, क्योंकि यदि मार्केट 20% करेक्ट होता है तो 10 रुपए की NAV 8 रुपये पर आ जाएगी और जो 100 रुपए की NAV है वो 80 रुपीज पर आ जाएगी। और जब आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले समय में यदि मार्केट इंप्रूव होगा और मान लीजिए कि 10% मार्केट ऊपर चला जाता है, तो जो आपकी NAV 8 रुपये है वो 8 रुपये 80 पैसा होगी, जो 80 रुपीज है वो 88 रुपीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये परसेंटेज
गेन और लॉस का सवाल है, ना कि एनएवी कम है ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरलाइंग असेट क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस बात पर निर्भर करता है कि आपको आपके फंड से किस तरह के रिटर्न मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी स्कीम जिसकी एनएवी 10 रुपए है, उसने रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और एक स्कीम जिसकी एनएवी 100 रुपए है, उसने भी रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 10% गिर जाता है, तो अल्टीमेटली दोनों ही स्कीम को एक जैसा ही फर्क पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस स्कीम की एनएवी क्या है, यानी कि अंडरलाइंग असेट क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें किस तरह की गिरावट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको समझना, ना कि स्कीम की एनएवी को। तो जहां तक ये सवाल था कि स्कीम की एनएवी यहां पर ज्यादा है, इसके लिए कि आपको लमसम करना चाहिए या एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए, यहां से कुछ भी साबित नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, उतार चढ़ाव काफी है, और आने वाला एक साल इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा अनिश्चितता भरा हुआ है, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि आप यदि एसआईपी या एसटीपी के जरिए निवेश करेंगे तो बेटर होगा। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं, ये पूछा है दीपक गुलरजानी ने। दीपक जी जानना चाहते हैं दो अच्छे ईएलएसएस के बारे में। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो यहां पर दो नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक है कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, और दूसरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये दोनों ही फंड काफी पुराने हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इन स्कीम्स की, आप इनमें से किसी भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। साथ ही दूसरा सवाल है आपका एसडब्ल्यूपी के लिए, यानी कि आप जानना चाहते हैं ऐसी कोई स्कीम जहां से आप एसडब्ल्यूपी कर सकें, और आपने ये भी कहा है कि एक साल आप पहले इन्वेस्टेड रहेंगे और उसके बाद उस स्कीम से एसडब्ल्यूपी के जरिए आप विड्रॉल स्टार्ट करेंगे। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि निवेशक एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और इमीडिएटली एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर देते हैं। तो होता यह है, यदि किसी कारणवश मार्केट गिरता है और एनएवी नीचे आती है, और उस वक्त पर एक तो मार्केट गिरने की वजह से फंड ऑलरेडी कम हो जाता है और उसमें से फिर आप रेगुलर विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कैपिटल लॉस काफी हो सकता है। तो यदि आप पहले इन्वेस्ट करते हैं, कुछ समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, कैपिटल थोड़ी बढ़ जाती है और उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी शुरू करते हैं, तो ये बेहतर चॉइस है। और यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट करके वहां से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। हालांकि यहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, यानी कि एक प्योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के मुकाबले थोड़ा कम होगा, लेकिन क्योंकि यहां पर इक्विटी में एलोकेशन कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है, बट कुछ स्कीम में इक्विटी एलोकेशन 100% तक भी जा सकता है, कुछ स्कीम में ये अप टू 80% रहता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि यहां पर रिस्क है, लेकिन फिर भी क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए, इसके लिए आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करके वहां से एसडब्ल्यूपी सेटअप कर सकते हैं। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी चॉइस है, इस कैटेगरी में आप वो कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा फंड मैं सजेस्ट करूंगा कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, लेकिन दोनों में से यदि आप मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं कहूंगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि ये एक पुराना फंड है, पायनियर है इस कैटेगरी में, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है इस स्कीम की। तो आप इस स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं, और साथ ही मैंने आपको दूसरी स्कीम भी इस कैटेगरी में बताई है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है चैतन्य ठुसे ने। चैतन्य जी का सवाल है क्वांट एक्टिव फंड को लेकर। वो इस स्कीम में 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करना चाहते हैं। तो क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप फंड है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार एक मल्टी कैप फंड का एलोकेशन मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप शेयर्स में रहता है। और लंबे समय के लिए यदि आप निवेश कर रहे हैं तो एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। और यहां पर जैसे मैंने कहा कि 25%, 25%, 25% लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप शेयर्स में एलोकेशन होगा। बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में उसे इन्वेस्ट करना है। तो जहां तक इस कैटेगरी का सवाल है तो वो भी एक अच्छी चॉइस है, और क्वांट एक्टिव फंड भी इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। तो लेते हैं आज का आखिरी सवाल।
ये सवाल जिन्होंने पूछा उनका नाम यहाँ पर trev_alog लिखा हुआ है। उनका रियल नेम मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने अपनी मदर के साथ एक जॉइंट मॉर्गेज लोन लिया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर की डेथ हो गई है। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि इस लोन का क्या होगा। देखिए, यदि कोई लोन जॉइंट नाम में लिया जाता है और यदि उसमें से एक बोरोवर की डेथ हो जाती है तो दूसरा बोरोवर उस लोन को रीपे करने के लिए लायबल है। तो लोन तो रीपे करना होगा, चाहे वो सिंगल नेम में हो, जॉइंट नेम में हो, और जैसा आपने कहा कि यदि एक को बोरोवर की यहां पर डेथ हो गई है तो भी लोन रीपे करना होगा। लेकिन यह जानना जरूरी है कि क्या लोन लेते समय कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी। यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई हो और जिसकी लाइफ पर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई हो, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एज अ कंपनसेशन मिलेगा, उस पैसे से लोन रिपे किया जा सकता है। और अक्सर देखा जाता है कि लोन में जो फर्स्ट एप्लीकेंट होता है उसे कहा जाता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। तो यहां पर आपको देखना होगा कि क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, और ली गई है तो क्या वो आपकी लाइफ पर है या आपकी मदर की लाइफ पर है। अगर आपकी मदर की लाइफ पर वो पॉलिसी होगी तभी उसके कंपनसेशन से आपका लोन रीपे किया जा सकेगा। अदरवाइज तो जैसा मैंने कहा कि नॉर्मल केस में ये जो लोन है, इसकी जो भी आउटस्टैंडिंग है, वो आपको रीपे करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है कि आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।